विश्व परिदृश्य, लेखक डॉक्टर अरुणोदय बाजपेयी। भारत की पूरब की ओर देखो की नीति, दशा व दिशा। उत्तर शीतकाल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आए बदलाव के साथ अन्य देशों की विदेश नीति में नए बदलावों की शुरुआत की गई। भारत ने जहां अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने की शुरुआत की, वहीं पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने प्राचीन व ऐतिहासिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरब की ओर देखो की नीति का आगाज किया। वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आरंभ की गई ये नीति भारत की सफलतम नीतियों में से एक है। लुक ईस्ट नीति का ये नाम भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सलमान हैदर द्वारा 1992 में दिया गया था। भारत द्वारा इस नीति को आरंभ करने के कई ठोस कारण थे। पहला, शीत युद्ध के दौरान भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध घनिष्ठ नहीं थे, क्योंकि ये क्षेत्र अमेरिका व सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया था तथा उसमें अमेरिकी प्रभाव अधिक था। भारत और अमेरिका के बीच वैदेशिक मामलों में कई मतभेद थे। 1991 में सोवियत रूस के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ये स्थिति बदल गई तथा भारत को इन देशों के साथ संबंध बनाने का एक नया अवसर प्राप्त हुआ। दूसरा, इस नीति को आरंभ करने का तात्कालिक कारण ये था कि 1991 में भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों का उदारीकरण किया था तथा उसे इन नीतियों को सफल बनाने के लिए बाह्य निवेश तथा व्यापार के विस्तार की आवश्यकता थी। दक्षिण पूर्व एशिया अपने तीव्र विकास तथा भारत के साथ अपने प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों के कारण इस दृष्टि से भारत के लिए उपयुक्त थे। तीसरा, 1979 में चीन में आए आर्थिक सुधारों के कारण चीन का विकास हो रहा था तथा उसका प्रभाव भी इस क्षेत्र में बढ़ रहा था, अतः भारत को चीन को संतुलित करने के लिए इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करना आवश्यक था। ये एक दीर्घगामी कारण था। पूरब की ओर देखो नीति के 3 चरण। भारत की पूरब की ओर देखो नीति के क्रियान्वयन में 3 चरण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। प्रथम चरण, इसमें इस नीति के अंतर्गत आसियान देशों के साथ आर्थिक व सांस्कृतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। आसियान अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का क्षेत्रीय साझेदारी संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। आरंभ में इसके 5 सदस्य थे, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा फिलीपींस। बाद में इस संगठन का विस्तार किया गया। वर्ष 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस और म्यांमार तथा 1999 में कंबोडिया ने आसियान की सदस्यता ग्रहण की। इस प्रकार वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य देश हैं। दूसरा चरण, आसियान के दूसरे चरण की शुरुआत 2003 से मानी जाती है। इसमें 2 बदलाव किए गए। पहला, आर्थिक क्षेत्र में साझेदारी के साथ ही इसमें सामरिक साझेदारी को भी शामिल किया गया। इसका कारण था कि चीन इस समय दक्षिण चीन सागर में अपने दावे के साथ आक्रामक नीति अपनाने लगा। दूसरा, इसमें आसियान के साथ पूर्वी एशिया के अन्य देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के साथ भी संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। तीसरा चरण, पूरब की ओर देखो नीति के तीसरे चरण की शुरुआत 2014 से मानी जाती है, जब इसका नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया। एक्ट ईस्ट पहले की नीति से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें सहयोग व साझेदारी के कार्यक्रमों के त्वरित व प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। अन्यथा एक्ट ईस्ट नीति के मूल तत्व वही हैं जो पूरब की ओर देखें अथवा लुक ईस्ट नीति के हैं। इस बदलाव का कारण ये था कि भारत के आसियान साझेदारों की ये शिकायत रहती थी कि भारत में साझेदारी के कार्यक्रमों को लागू करने में अनावश्यक देरी होती है। अतः भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसका नाम बदलकर एक्ट ईस्ट नीति कर दिया। पूरब की ओर देखो नीति का क्रियान्वयन। इस नीति की शुरुआत आसियान के 10 देशों के साथ व्यापारिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों के विस्तार करने से हुई।
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आसियान के प्रति भारत का रुझान स्वाभाविक था। आसियान क्षेत्र एशिया का तीव्र गति से विकसित होने वाला क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में भारत को व्यापार तथा निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। इसी दृष्टि से भारत ने अपनी पूरब की ओर देखो नीति के तहत आसियान के साथ संबंधों को नया आयाम देने का प्रयास किया है। वर्ष 1967 में स्थापित आसियान में 10 सदस्य देश हैं: थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया। इन 10 सदस्य राष्ट्रों का कुल भूक्षेत्रफल 4.46 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल भूभाग का 3% है। इस क्षेत्र की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 8.8% है। आसियान विश्व की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा चीन व जापान के बाद एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 1992 से भारत आसियान संबंधों का निरंतर विस्तार हो रहा है। वर्ष 1992 में ही भारत को आसियान में आंशिक वार्ताकार का दर्जा दिया गया। 1996 में भारत को आसियान में पूर्ण वार्ताकार राष्ट्र के रूप में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो गया। इसी वर्ष संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए आसियान भारत संयुक्त साझेदारी परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य दोनों के मध्य साझेदारी के क्षेत्रों व उपायों का पता लगाना था। 1996 में ही दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों के मध्य साझेदारी के लिए आसियान भारत व्यवसाय परिषद की स्थापना की गई। दोनों ने पारस्परिक साझेदारी के 3 क्षेत्रों विकास, विज्ञान एवं तकनीकी तथा व्यापार एवं निवेश में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 3 अलग अलग कार्यदलों का गठन किया। इस समय भारत के प्रति आसियान के आकर्षण का प्रमुख कारण ये था कि आसियान के देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे थे तथा उन्हें भारत में उपलब्ध बड़ा बाजार व तकनीकी क्षमता आपसी साझेदारी के लिए प्रेरित कर रही थी। पृष्ठ संख्या 63। नियमित शिखर सम्मेलनों की व्यवस्था। आसियान और भारत के मध्य व्यापक साझेदारी को उच्च स्तर पर गति प्रदान करने के लिए 2001 में दोनों ने नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलनों के आयोजन का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2002 में कंबोडिया के शहर नामपेन में प्रथम भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तब से लेकर अब तक प्रतिवर्ष भारत आसियान शिखर सम्मेलन नियमित रूप से संपन्न हो रहे हैं। ये सम्मेलन आसियान के वार्षिक शिखर सम्मेलन के साथ ही उसी शहर में संपादित होते हैं। भारत आसियान शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर पहली बार 2012 में ये सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में दोनों पक्षों द्वारा आगे आने वाले दशक के लिए रणनीतिक साझेदारी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद भारत आसियान संबंधों की 25वीं वर्षगांठ पर जनवरी 2018 में भी भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया था तथा आसियान देशों के सभी शासनाध्यक्षों को 26 जनवरी 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। शिखर सम्मेलन की व्यवस्था का मुख्य लाभ ये है कि दोनों पक्ष शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श कर नीतिगत निर्णयों का अंतिम रूप दे सकते हैं। इससे दोनों के मध्य संबंधों को गरिमा तथा गति प्राप्त करने में मदद मिली है। आर्थिक साझेदारी। आर्थिक साझेदारी भारत आसियान संबंधों का सबसे प्रमुख आयाम है। गत 2 दशकों में दोनों के मध्य व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 1990 में दोनों के मध्य कुल व्यापार 22.2 मिलियन डॉलर था, जो कि 2020 में बढ़कर 87 मिलियन डॉलर हो गया है। 1980 में भारत के कुल निर्यात में आसियान का हिस्सा 3.6% था, जबकि 2010 में ये बढ़कर 6% हो गया है। वर्तमान में आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि आसियान के सभी देशों के साथ भारत का व्यापार एक समान नहीं है। मलेशिया तथा सिंगापुर इस समय भारत के सबसे बड़े आसियान व्यापारिक भागीदार हैं। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता। व्यापार के क्षेत्र में दोनों के मध्य साझेदारी की
महत्वपूर्ण उपलब्धि दोनों पक्षों द्वारा अगस्त 2009 में भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना है। दोनों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते का प्रस्ताव सबसे पहले 2003 में बाली, इंडोनेशिया में संपन्न हुए दूसरे भारत आसियान शिखर सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था। दोनों पक्षों के मध्य 6 वर्ष की दीर्घकालीन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप 2009 में मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हो सका। मुक्त व्यापार के संबंध में दोनों के मध्य मतभेद का मुख्य कारण भारत द्वारा प्रस्तुत 1410 वस्तुओं की सूची थी, जिनमें भारत व्यापार शुल्क में छूट देने के लिए तैयार नहीं था। वर्ष 2006 में दोनों के मध्य बातचीत के परिणाम स्वरूप भारत ने 1410 वस्तुओं की नकारात्मक सूची को घटाकर 560 कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से रबर, चाय, कॉफी, काली मिर्च, पाम ऑयल आदि वस्तुएं शामिल हैं। भारत ने अपने घरेलू उत्पादकों को हितों को ध्यान में रखकर इन वस्तुओं को व्यापार शुल्क की छूट से बाहर रखा है। इस समझौते को 1 जनवरी 2010 को लागू कर दिया गया है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि इस समझौते के द्वारा कतिपय कृषि उत्पादों, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, केमिकल उत्पाद, वस्त्र उत्पाद तथा सॉफ्टवेयर उत्पादों को व्यापार शुल्क की छूट में शामिल नहीं किया गया है। भारत की दृष्टि से सॉफ्टवेयर उत्पादों को मुक्त व्यापार समझौते में शामिल न किया जाना चिंता का विषय है, क्योंकि भारत ने सॉफ्टवेयर उत्पादन में हाल के वर्षों में अभूतपूर्व क्षमता अर्जित की है। आर्थिक साझेदारी का और अधिक विस्तार करने के लिए 2015 में भारत व आसियान के बीच सेवाओं के संबंध में भी मुक्त व्यापार समझौते को लागू किया गया है, लेकिन 2020 में भारत ने आसियान व 5 अन्य देशों चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया व न्यूजीलैंड द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते अर्थात RCEP में भाग लेने से मना कर दिया है। इसका कारण ये था कि वर्तमान में भारत का व्यापार घाटा इन देशों के साथ सबसे अधिक है। 2019 में अकेले चीन के साथ ही भारत का व्यापार घाटा $53 बिलियन था। पृष्ठ संख्या 64। दूसरे भारत के किसान भी इस समझौते का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन देशों से सस्ते कृषि उत्पाद आने से भारत में कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव होगा। ऐसी ही आशंका चीन से आने वाले सस्ते उत्पादों को लेकर भी व्यक्त की गई थी। इसीलिए भारत ने इस मुक्त व्यापार समझौते से अपने को अलग रखना ही बेहतर समझा। आसियान के साथ आर्थिक साझेदारी का दूसरा पहलू एक दूसरे के यहाँ पूंजी निवेश से संबंधित है, जिसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम से जाना जाता है। निवेश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1991 में पारस्परिक पूंजी निवेश नगण्य था। 2019 में आसियान देशों का भारत में कुल पूंजी निवेश $77 बिलियन से भी अधिक है। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड इस क्षेत्र के भारत में अग्रणी निवेशक हैं। सामरिक साझेदारी। आसियान व भारत के बीच सामरिक मामलों में साझेदारी एक उभरता हुआ पहलू है। आसियान द्वारा इस क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। वर्तमान में आसियान क्षेत्र में सुरक्षा की मुख्य समस्या दक्षिण चीन सागर में चीन का बढ़ता हुआ सैनिक हस्तक्षेप है। आसियान के कई देश भी उसी क्षेत्र पर अपना दावा कर रहे हैं, जहां चीन अपना दावा पेश कर रहा है। अमेरिका की नौसेनाएं चीन के दावे का विरोध कर रही हैं। इसके अलावा मलक्का की खाड़ी में समुद्री डकैती की बढ़ती घटनाएं, हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी तथा समुद्री मार्गों की सुरक्षा व आतंकवाद है। इन क्षेत्रों में भारत और आसियान के मध्य साझेदारी की संभावनाएं मौजूद हैं। भारत की नौसेना मलक्का की खाड़ी में समुद्री डकैती से सुरक्षा हेतु निगरानी के लिए तैनात है। भारत और आसियान देशों ने 1990 के दशक में संयुक्त सैनिक अभ्यासों की परंपरा शुरू की थी, जो कि पूर्ण प्रतिरक्षा साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2000 के बाद भारत अपने नौसैनिक जहाज दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम में सद्भावना यात्रा तथा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हेतु भेज रहा है। सुरक्षा के संबंध में भारत के पक्ष में सकारात्मक बात यह है कि आसियान के देश इस क्षेत्र में
भारत की सुरक्षा संबंधी संलग्नता को चीन की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति के विरुद्ध एक संतुलन के रूप में देख रहे हैं। सुरक्षा साझेदारी के संबंध में अक्टूबर 2010 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये हुई थी कि वियतनाम की राजधानी हनोई में आसियान प्लस 8 देशों के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक संपन्न हुई। आसियान के अतिरिक्त जो 8 देश शामिल हुए हैं वे हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस। समीक्षकों की राय है कि प्रतिरक्षा मामलों में इस तरह के विचार विमर्श से एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक खुले सुरक्षा ढांचे की स्थापना में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रियों के इस सम्मेलन में इस क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका तथा दक्षिण चीन सागर व पूर्वी चीन सागर में तनाव के मुख्य बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। वर्तमान में आसियान देश चीन के साथ मिलकर इस क्षेत्र में शांति के लिए एक आचार संहिता को प्रभावी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। निष्कर्ष, इसके अलावा भारत तथा आसियान सांस्कृतिक व तकनीकी के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में दोनों पक्ष 2018 के शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा में शामिल शांति, प्रगति व साझी संपन्नता की कार्यवाही योजना 2016 से 20 को क्रियान्वित करने के लिए प्रयासरत हैं। गत 3 दशकों के अनुभव के आधार पर कुल मिलाकर भारत की पूरब की ओर देखो नीति को एक सफल नीति की संज्ञा दी जा सकती है।